नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी एका को बड़ा झटका दिया। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता ने कहा है कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है, इसलिए हम अपना जनता के साथ गठबंधन करके 2024 में अकेले लड़ेंगे। ममता के इस ऐलान से बीजेपी के खिलाफ बन रही विपक्षी एका को बड़ा झटका लगा है। एक सवाल के जवाब में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है। त्रिपुरा में 8 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे को लेकर मुख्य सचिव एसके सिन्हा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एसपीजी के एक टीम में आ जा रही है कि प्रधानमंत्री 8 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 60 में से 32 सीट पर जीत हासिल की, जबकि इसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने 1 सीट जीती है। सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन रूस के तेवर अभी भी यूक्रेन पर तल्ख बना हुआ है। हालांकि इस साल में अमेरिका, नाटो के सदस्य देशों के साथ ही यूएन ने रूस पर कई बड़ी पाबंदियां लगाई। जंग के दौरान पिछले 1 साल में 10,000 से ज्यादा प्रतिबंध रूस पर थोपे जा चुके हैं, लेकिन रूस है कि अभी भी उसी दमखम के साथ खड़ा है। जानते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी पाबंदियां लगी और इसका रूस को क्या नुकसान होना, फिर भी रूस ताकतवर कैसे बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी पाबंदियां लगाई गई। फरवरी 2022 से लेकर इस साल 10 फरवरी तक रूस पर कुल 10,608 प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब वो 6 मार्च तक सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया के 3 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के लिए सीबीआई के वकील ने दलील की सिसोदिया जांच में सहयोगी नहीं रहे और सिसोदिया ने वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया। सिसोदिया के वकील ने कहा जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस रिमांड में दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई। इस पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वो अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला घोषित किया है। मऊगंज, नई गढ़ी, हनुमान और देवतालाब 4 तहसील मिलाकर प्रदेश का मऊगंज 53 या नया जिला बना है। इसके साथ ही मऊगंज अब रीवा संभाग के सबसे बड़ा जिला बन गया है। 15 अगस्त को जिला मुख्यालय मऊगंज में झंडा लहराया जाएगा। आपको बता दें कि मऊगंज को जिला बनाए जाने को लेकर रीवा के डीएम ने सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा है कि वो संजीवनी सहकारी समिति घोटाले के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के कदम का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे यह मुद्दा कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो लाया जा सकेगा। उन्होंने शेखावत के खिलाफ अपने आरोपों को बरकरार रखते हुए कहा है कि वो घोटाले के मामले के आरोपी हैं और एक मंत्री होने के नाते उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए। गहलोत से अब जब शेखावत द्वारा दिल्ली में मानहानि का मामला दायर करने की योजना के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करूंगा। अरबपति अमेरिकी उद्यमी और परोपकारी बिल गेट ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा है कि वो स्वास्थ्य, विकास और जलवायु परिवर्तन के समन दमन जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति से पहले अधिक उत्साहित है। गेट्स ने कोविड महामारी से निपटने में भारत की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा है कि वो मोदी के बात से सहमत है कि वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गेट्स ने ट्वीट कर भारत के अपनी यात्रा पर अपने उद्गार साझा करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी बातचीत ने स्वास्थ्य, विकास और जलवायु के क्षेत्र में भारत द्वारा जाने वाले प्रगति के बारे में पहले से अधिक आश्वासन बना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर योजना के तहत एक वार्षिक स्कॉलरशिप की तीसरी किस्त नहीं देने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने केंद्र को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र की यह राशि 8 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र को 6% वार्षिक ब्याज के साथ छात्र को 60,000 रुपये की तीसरी किस्त जारी करने का भी आदेश दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग ने जनवरी 2017 में छात्र को अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष स्कॉलरशिप की पेशकश की थी।
भारत के साथ बरसों से जारी सीमा विवाद के बीच पड़ोसी देश चीन अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने जा रही। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने सालाना संसद सत्र से पहले जटिल सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए शनिवार को अपना रक्षा बजट बढ़ाने का संकेत दिया है। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ली काचियांग के उत्तराधिकारी के नाम समेत नए मंत्रियों की जानकारी सामने आ सकती। सिलसिलाकार निकाय चाइनीज पीपुल पॉलिटिकल कॉन्सल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की बैठक के साथ ही शनिवार को चीनी सांसद का बजट सत्र शुरू हुआ। वहीं राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक रविवार को शुरू होगी। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आलू के साथ साथ फूलगोभी, बंदा गोभी और टमाटर के भाव काफी गिर गए हैं। हाल यह है कि किसानों को इनके भाव 3 रुपये किलोग्राम भी नहीं मिल रहे। इस वजह से पंजाब के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी फसल बर्बाद कर रहे। सब्जियां उगाने वाले एक किसान ने कहा है कि मैं इसे पैदा करता हूँ और अब इसे नष्ट कर रहा हूँ। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। पिछले महीने तेलंगाना में जहीराबाद जिले के कुछ हिस्सों की यात्रा के दौरान मैंने बम्पर फसल के बाद टमाटर किसानों को इसी तरह रोते कलपते देखा है। बता दें, देश में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी और इसके उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोने की बिक्री को लेकर नए नियम के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल से देश में बिना हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृति की बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। उपभोक्ता मामले के विभाग के अतिरिक्त सचिव निधि खरे के मुताबिक उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंजाबी सिंगर ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता और सलमान खान को 25 अप्रैल से पहले मारने की धमकी मिली। इस मामले को लेकर सिद्धू मूसेवाला की परिवार ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई है। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि धमकी देने वाले राजस्थान के जोधपुर शहर के आसपास के नौजवान बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मानसा पुलिस इन नौजवानों को पकड़ने के लिए राजस्थान में छापेमारी भी कर रही है। होली के त्यौहार से पहले झारखंड के बोकारो जिला के बाद अब राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जहां राजधानी रांची के करमोटोली ओल्ड जेल रोड स्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवासीय परिसर में अचानक मुर्गियों के मरने के बाद हड़कंप मच गई। मुर्गियों के मरने की सूचना के बाद पशुपालन विभाग ने तत्काल मृत मुर्गियों के सैंपल को जांच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब भेजा था, जहाँ सैंपल जाँच के उपरांत बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस साल सरकार की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद देश में चावल का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और भारतीय चावल का चीन सबसे बड़ा खरीदारी बना हुआ है। इस साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत से 163.7 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ है, जो वित्त वर्ष 2021 से 22 की समान अवधि के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है। निर्यात हुए कुल चावल में 131.73 लाख टन गैर बासमती है, जो 31.93 लाख टन बासमती चावल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सियासी पारा चढ़ गया, जहां पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सीएम आवास के सामने धरना दिया। इस दौरान जयपुर में बीजेपी पार्टी ऑफिस से कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास को घेरने के लिए आगे बढ़ा तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। यहां बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियों से खदेड़ते हुए वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी छोड़ी। हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आज बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। अडानी के शेयरों में पिछले दिनों गिरावट जारी थी। ऐसे में निवेशकों अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में पैसा लगाने से बच रहे थे, लेकिन अब एक व्यक्ति ने इन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। दरअसल एनआरआई निवेशक राजीव जैन ने केवल 2 दिनों में अडानी के शेयरों में 3100 करोड़ रुपए की कमाई की है। जैन ने स्वामित्व वाली जीओजी पार्टनर ने संकट में फंसे अडानी ग्रुप के शेयरों पर 15,446 करोड़ रुपए का सहकारिक दाव लगाया था और यह दाव उनके लिए बेहद अच्छा नतीजा लेकर आया। उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 20% या 3,100 करोड़ से ज्यादा का बेहतरीन रिटर्न मिला है। महाराष्ट्र को जल्द ही 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल सकती है। राज्य में पहले से ही 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। रेल राज्य शाह और यहां पे महाराष्ट्र के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जल्द ही मुंबई गोवा रूट पर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह जानकारी कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निरंजन दावखरे ने साझा की। दावखरे ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि शुक्रवार को विधायकों के प्रतिनिधिमंडल दानवे से मुलाकात की थी। पूर्व कांग्रेस नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वेबसाइट इंसाफ की सिपाही लॉन्च की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के अन्याय से लड़ने के लिए यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। शनिवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने कहा कि मेरे साथी वकीलों और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि इस वेबसाइट के जरिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, जिससे गुलामी को खत्म किया जा सके। ये देश लोगों के लिए और मुझे लगता है कि मोदी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा वो पीएम मोदी का विरोध करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि उन्हें सुधार देंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स के लिए नए क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। अब फेसबुक यूजर्स 90 सेकंड की रील बना सकेंगे। पहले सिर्फ 60 सेकंड तक की लिमिट थी। साथ ही यूजर्स इंस्टाग्राम की तरह अपनी मेमोरीज का आसानी से रेडीमेड रील बना सकते हैं। फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा ने फेसबुक पर मेटा फॉर क्रिएटर अकाउंट से यह अनाउंसमेंट किया है। एजेंसी के मुताबिक मेटा ने फेसबुक में एक नया ग्रुप फीचर भी लॉन्च किया है। रिलायंस आंध्र प्रदेश से 50,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और देश भर में आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए रिलायंस रिटेल प्रदेश से कृषि आधारित प्रोडक्ट और अन्य उत्पाद की अधिक से अधिक खरीदी करेगा। साथ ही रिलायंस 10 गीगावाट सोलर पावर प्लांट में निवेश करेगा। आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश के 6,000 गाँव में 1,20,000 से अधिक किराना व्यापारियों के साथ साझेदारी की है। देश में चलने वाली कई तरह की योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाया जाता है। हर साल सरकार की तरफ से इन योजनाओं पर काफी पैसे खर्च किए जाते हैं। इसी कड़ी में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 13वीं किस्त जारी कर दी गई है 27 फरवरी को, जिसमें पात्र लोगों के बैंक खाते में पैसे भेजे गए। पर कई किसान ऐसे भी हैं जिनका अब तक ये लाभ नहीं मिला। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या जिन किसानों को अब तक 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला, क्या उनके बैंक खाते में अभी भी ये 13वीं किस्त जा सकती है? जी हाँ, दरअसल जिन किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त नहीं आई तो इसके न आने के कुछ कारण होना लाजमी, जैसे हो सकता है कि इस किसानों ने KYC करवाना या फिर भू सत्यापन नहीं करवाया हो। भारत में 97 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण के 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 2,686 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार देश में एक दिन में संक्रमण के 334 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।